वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड में अपना सोशल स्टडीज़ का सिलेबस कवर कर रहे हैं और ये हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और आज हम लोग हिस्ट्री के जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और प्लेलिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगी और आप चैनल पे भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और नए वीडियोस आप पाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर एग्ज़ाम सहपाठी सर्च कर करके वहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में समाज जो है ये वर्ण व्यवस्था के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। ये तो हम लोग जानते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो समाज में किस तरह की व्यवस्था थी? पहले वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने दी थी और वर्ण व्यवस्था में आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार जो है आपके वर्ण व्यवस्था में शामिल थे लोग। इसको आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। यानी कि जो ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने दी थी, इसको बड़े बड़े राज्यों के राजाओं ने स्वीकार भी किया था। तो इसी की वजह से आपका ऊंच और नीच, अमीरी और गरीबी का जो है बीच का फासला भी बढ़ता गया। देखिए, जब आपका ब्राह्मण अलग करा, क्षत्रिय अलग करा, वैश्य अलग करा, शूद्र अलग करा, तो उससे क्या हुआ, ऊंच नीच की भावना भी पैदा हुई कि मैं ज़्यादा ऊंचा हूँ, मैं ऊंच नीच, ये नीचे हैं। ठीक है ना। और अमीरी गरीबी का भी फासला इसी वजह से बढ़ता गया। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो जब आपके दिल्ली के सुल्तान आए, मुग़ल आए, तो इस समय जो है ये और भी ज़्यादा जटिल हो गया, ये जो आपका भारतीय समाज था। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग जो होती है ये आपके होती है जनजातीय समाज से। तो जनजातीय समाज से किस तरह से जातियाँ बनी, किस तरह से जो है वो लोग जनजातियों ने भी अपने अपने राज्य स्थापित किए। तो इससे संबंधित जो भी आपके सामाजिक परिवर्तन है, इन्हीं से संबंधित चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनजातीय समाज से। ठीक, दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। देखिए, एक समाज तो वो था जो वर्ण व्यवस्था को फॉलो कर रहा था, इसके अलावा एक दूसरे तरह का भी समाज उस समय मौजूद था। वो उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। ठीक है, तो कई समाज ऐसे भी थे जो ब्राह्मणों ने ये आपके सामाजिक नियम बनाए थे, वर्ण व्यवस्था वाला कर्म कांड जो बताते थे कि ये करना चाहिए आपको, वो लोग नहीं मानते थे। ठीक है, ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। और ये जो आपके जनजातीय समाज थे ये असमान वर्गों में भी विभाजित नहीं थे। यानी कि जिस तरह से यहाँ पे भी अलग अलग वर्ग बना दिए गए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अलग अलग जातियाँ बना दी गई, तो उस जनजाति लोग केवल जनजातीय थे। ठीक है, उनमें कोई भी जो है विभाजन नहीं था। अक्सर ऐसे समाजों को ही जनजातियाँ कहा जाता रहा है। ठीक है, तो यही जो है आपकी क्या कही जाती थी, जनजातियाँ, जो कि आपके कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ब्राह्मणों द्वारा दिए गए सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे। ठीक है, प्रत्येक जो जनजाति थे उसके जो सदस्य होते थे ये नातेदारी के बंधन से भी जुड़े होते थे। ठीक है, कुछ जनजातियाँ क्या करती थी, ये आपकी खेती करती थी, कुछ आपका शिकार करती थी, कुछ आपके संग्राहक थे। संग्राहक वो होते हैं जो जंगलों की चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं अपने खाने पीने इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ जनजातियाँ ऐसी भी थी जो आपका पशुपालन का भी काम करती थी। तो ये आपके अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग काम करती थीं। कुछ जनजातियाँ खाना बदोश थीं। अब ये खाना बदोश क्या होता है? तो खाना बदोश वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। ठीक है, किसी न किसी काम की वजह से या फिर ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, उन्हें खाना बदोश कहा जाता है। ओके, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो जो भी आपके जनजातीय समूह थे ये आपके संयुक्त रूप से, ठीक है ना, कोई एक अकेला नहीं, पूरा जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच में इनका बंटवारा करते थे। तो पूरे समूह के पास होता था, तो उसके बाद अपने ही खुद ही नियम बनाते थे और उसी के हिसाब से ये लोग क्या करते थे, इनका बंटवारा भी करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। देखिए, ये लोग यानी कि जो आपके जनजातीय समूह थे ये अधिकतर पहाड़ों पे और आपके जंगलों में रहा करते थे। लेकिन अब ये जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज कौन थे? जो आपके वर्ण व्यवस्था को अपना मानते थे। ठीक है ना, जो आपके वर्णों में विभाजित थे उनकी बात की जा रही है, जाति विभाजन पर ये आधारित थे। तो इनके साथ भी कभी कभी इनका टकराव होता था, यानी कि जनजातियों का टकराव होता था जो आपके और लोग रहते थे उनके साथ में।
कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अलहदा संस्कृति को बचाया। ठीक है, तो ये अपने ही खुद का नियम बनाती थी, खुद का चीज़ें फॉलो करती थी, ये कर्मकांडों को नहीं मानते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो इन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा अलग अलग तरीक़ों से। किसने? जनजातियों ने। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। ठीक है, कुछ ज़रूरतें जो है आपके जनजातियों की जाति आधारित समाजों से थी, और जो जाति आधारित समाज थे वो जनजातियों पर भी किसी न किसी चीज़ के लिए निर्भर रहते थे। तो इन दोनों की ज़रूरतें भी आपस में पूरा होती थी। इसी तरह से देखिए, आपका अभी आपको बताया गया कि टकराव भी हुआ था। तो टकराव और निर्भरता, यानी कि इनकी एक दूसरे पर निर्भरता भी थी। तो इस संबंध ने, टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। तो दोनों समाजों में किस तरह से सामाजिक परिवर्तन आया, उसके बारे में हम अब लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक कहानी की तरह है, इसमें आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे। तो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको पूरी कहानी ली है। आप लोग आराम से इसको एक बार देख जाएंगे तो बाद में आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कलर कर रखा है, आगे आपको सब मिलेंगे। ओके, तो इसको बस खाली आप लोग देख जाइए। तो जनजातीय लोग कौन थे? तो जो जनजातीय लोग थे, ये जो है लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो जनजातीय लोग थे ये अपना इतिहास नहीं लिखा करते थे। ठीक है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक या वाचिक या फिर मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। इसका मतलब क्या है? इनके जो आपके रीति रिवाज थे वो ये लोग अपने आगे की परंपराओं को बता देते थे। ठीक है ना, बोल करके बता देते थे। ठीक है, तो इससे इनका जो है रीति रिवाज जो है और संस्कृति जो है बची रहती थी, आगे के जो है पीढ़ियों में चली जाती थी। ये परंपरा हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। ठीक है, तो नई पीढ़ी को भी वो परंपराएं मिल जाती थी, ये लोग बता देते थे। ठीक है, कहीं पे लिख के इन्होंने रखा हुआ नहीं था। लेकिन जो अभी वर्तमान के इतिहासकार हैं, ये कैसे इतिहास लिखते हैं इनका? तो जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। जो अभी वर्तमान में इतिहासकार हैं, ये जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल, वाचिक मतलब ये जो इन लोगों ने आगे जो है अपने पुराने से अपने आगे वाले को बोल के बताया कि हाँ इस तरह से जो है ये चीज़ करना है, हमें अपनी जो है संस्कृति में जो है जो चीज़ ये करते थे वो आगे बताते थे। तो उन्हीं से जो है ये लोग निकाल करके अब ये इतिहासकार लोगों जो है जनजातियों का इतिहास लिखने लगे हैं, उनसे पूछ करके। ठीक है, जो अभी नए आपके बचे हुए यहाँ पे जनजातीय समाज हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो पूरे भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं और कोई भी ऐसी एक जनजाति किसी एक इलाके में लगातार नहीं बनी रहती है। उसका प्रभाव जो है समय के साथ बदलता रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई आएगा तो वहाँ पे उसका प्रभाव हो जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके दिए गए हैं, कौन से जनजातियों के बारे में दिया गया है, इसके बारे में आप देख लीजिए। पंजाब में कौन सी थी? तो पंजाब में थी खोखर जनजाति। ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति थी। कहाँ पे? पंजाब में। लेकिन यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अभी आपको बताया गया ना कि कोई भी लगातार किसी का प्रभाव बहुत समय तक रहता नहीं था। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे पंजाब में खोखर जनजाति थी, लेकिन बाद में गख्खर लोग जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनके मुखिया जिनका नाम था कमाल खान गख्खर। ठीक है, किसके मुखिया? गख्खर जनजाति के जो मुखिया थे कमाल खान गख्खर। इसको जो है बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। मनसबदार के बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोगों को क्या बताना है कि मनसब क्या था? ठीक है, मनसब क्या था? मनसब क्या था? एक आपका मैं बता दे रहा हूँ, मनसब का था एक पद था। ठीक है, मनसब क्या था? एक पद था। और किसके आधार पर ये बताया जाता था कि मनसबदार जो है इसको ज़्यादा वेतन मिलेगा, इसको कम वेतन मिलेगा? तो वो आधार बताना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किस आधार पर ये निर्धारित किया जाता था। मुल्तान और सिंध ने मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो देखिए ये अभी आपकी जनजाति हैं, लंगाह और अरघुन किस जगह की जनजाति हैं? तो मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्र की ये जनजाति थी, लेकिन बाद में मुगलों ने जो है इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, मुल्तान और सिंध को। इसके पहले आपके यहाँ पे लंगाहान और अरघुन नाम की जनजातियों का यहाँ पर जो है प्रभाव था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। तो बलोचिस्तान आप लोग अभी भी सुनते होंगे, बलूचिस्तान, ठीक है ना, वहाँ पे अभी भी बलोच जनजातियाँ रहती हैं। तो ये आपका जो भारत का कश्मीर का जो हिस्सा है पीओके वाला, वहाँ पे ये बलोच जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, अभी भी। तो यहाँ पे जो है ये आपकी शक्तिशाली जनजाति थी बलोच।
ये लोग अपना अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ठीक है, ये जो आपके बलोच जनजाति थे ये अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। कुल क्या होता है? कुल का मतलब जिस तरह से आपका वंश आप समझ सकते हो, यानी कि जो आपका जैसे ये आपका मुखिया है तो इसका बेटा भी जो है आगे आगे मुखिया बनेगा ना, तो ये आपका कुल होता है, वंश। पश्चिमी हिमालय में गडेरियों की गद्दी जनजाति रहती थी। तो ये गद्दी जनजाति जो है ये पश्चिमी हिमालय में, जो आपका अभी हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आप समझ सकते हो। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे गडेरियों की जनजाति थी, तो याद रखना गडेरियों की जनजाति कौन थी? गद्दी जनजाति थी। उप महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में, तो नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में, जो आपका असम, मेघालय, मणिपुर है, नागालैंड है, वहाँ वाले भाग में नागा और अहोम नाम की जनजातियाँ रहती थी। नागा जनजाति, अहोम जनजाति और इसके अलावा भी और भी जनजातियाँ जो है उनका भी पूरी तरह से प्रभुत्व था। ठीक है ना, जो आपका उत्तर पूर्वी भाग था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो ये चेर नाम के भी जो है आपके, चेर वंश की बात नहीं हो रही, चेर नाम का आपका एक क्या है, एक आपका जनजाति समूह है। ठीक है, तो चेर सरदार शाहियों का उदय कहाँ पे हो चुका था? बिहार और झारखंड में। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। तो ये अकबर का सेनापति था, इसका नाम भी याद रखना, राजा मान सिंह। ये किसके सेनापति थे? अकबर के सेनापति थे। 1591 में इन्होंने चेर, जो आपके चेर जनजाति थी, इन पर हमला करके इन्हें परास्त किया। ठीक है, चेर कहाँ पे थे? आपके बिहार और झारखंड में। लेकिन जो है ये देखो, इनको परास्त तो किया था, लेकिन परास्त करने के बाद इन पर ये पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, ये फिर से जो है अपना आज़ाद हो गए थे। लेकिन बाद में औरंगजेब के समय में मुग़ल सेनाओं ने चेर लोगों के कई ज़िलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया। तो राजा मान सिंह ने वहाँ पे चेरों को परास्त तो किया था, लेकिन उनको अपने अधीन नहीं ले आ पाए थे। ठीक है ना, वो अभी तक स्वतंत्र थे। लेकिन बाद में औरंगजेब के समय में चेर के कई किलों पर कब्जा कर लिया गया और उस जनजाति को अपने अधीन भी लेके आए। कौन? औरंगजेब। अब देखिए अगला हमारा जो है, इन क्षेत्रों में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल भी थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में आपके मुंडा और संथाल भी थे। ये बिहार झारखंड के अलावा आपका कहाँ पे? उड़ीसा और बंगाल वाले क्षेत्र में भी रहते थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा और बंगाल में मुंडा और संथाल जनजाति, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट जनजाति हैं। यहाँ पे कुछ जनजातियों के बारे में दिया गया है, जैसे ये देखिए, हमने पढ़ा भी खोखर, गक्खर, ठीक है, लंगाह पढ़ा, अरगुन पढ़ा, बलूच पढ़ा। ठीक है, तो इसके अलावा भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, भील पढ़ेंगे, गोंड पढ़ेंगे। ये चेर आपका यहाँ पे है। ठीक, इधर आपका खासी, अहोम की बात मैंने करी अभी, तो अहोम भी इधर है, मुंडा भी यहाँ पे है। तो इस तरह से अभी और भी जनजातियाँ आप लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा इसके क्षेत्र, अगर आपको देखना होगा। आगे देख लीजिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बेराद, ठीक है, कोली, बेराद और अन्य दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कहाँ पे? कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली और बेराद जो जनजातियाँ थीं ये रहा करती थीं। इसके अलावा कोली जो जनजाति थी ये गुजरात के भी कई इलाकों में रहते थे। तो ये भी आप ध्यान रखना कि गुजरात के कई इलाके में आपके कोली जनजाति भी रहती थी। कोली और बेराद आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो पाए जाते थे और गुजरात के भी कई इलाकों में कोली जनजाति थी। दक्षिण में कोरागा, वेतर और मारवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो दक्षिण का मतलब हो गया महाराष्ट्र तक, तो हमने बात करी ली, महाराष्ट्र कर्नाटक तक। इसके बाद जो है आपका तमिलनाडु हो जाता है, केरल वाला हो जाता है क्षेत्र, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे कोरागा, वेतर, मारवार ये जनजातियाँ जो हैं अधिक आबादी में रहा करती थीं। अब देखिए यहाँ पे भीलों के बारे में भी आ गया। तो भीलों की एक बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ठीक है, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली थी कौन सी? भीलों की जनजाति। ठीक, 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि ज़मींदार बन चुके थे। तो ये आपके भील जनजाति जो थी ये जो है आपके खेतिहर बन चुके थे, ज़मींदार बन चुके थे। कौन? आपके भील जनजाति के लोग। ठीक है, तब भी भीलों के कुल जो है, कई कुल जो है शिकारी संग्राहक बने रहे। देखिए कुछ लोग तो जो है आपके खेतिहर बन गए, आगे बढ़ गए, उनका विकास हो गया, आपके ज़मींदार बन गए। लेकिन कुछ जो आपके भील थे वो अभी तक वो शिकार करके जो है ज़िंदा रहते थे। ठीक है, शिकार करते थे फिर वही खाते थे। तो इस तरह की जो है ये काम करते थे। ठीक, यहाँ पे जो है एक फिगर में दिखाया गया है आपके कि रात में जो आपके भील लोग हैं ये किसका शिकार कर रहे हैं? हिरन का शिकार कर रहे हैं। ठीक है ना, महिलाएं, पुरुष सभी लोग।
ठीक, तो ये उन्हीं लोग को दिखाया गया है जो अभी तक जो है आपके शिकार पर जिंदा थे। बाकी कुछ लोग तो आपके खेतिहर भी बन गए थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो गोंड जनजाति के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। तो ये आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्र है, इसमें आपकी गोंड जनजाति जो है बड़ी मात्रा में थे, ठीक। अब देखते हैं कि खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश की बात हमने की। खाना बदोश कौन थे? जो आपके एक जगह से दूसरे जगह तक घूमा करते थे, वो खाना बदोश थे। तो खाना बदोश जो चरवाहे थे, ये अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, ठीक है। खाना बदोश जो चरवाहे थे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे उन्हें चराने के लिए, ठीक है। और इनका जीवन जो है दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। तो ये दूध पर निर्भर थे। दूध के अलावा जो आप पशुओं का अन्य उत्पाद होता है, ठीक है, दही हो गया और भी जो उत्पाद बनते हैं दूधों से, तो उस पर ये निर्भर रहा करते थे। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। विनिमय का मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान। ये क्या करते थे? ये खेतिहर गृहस्थ जो लोग थे, इनको जो ये आपके कौन खाना बदोश जो चरवाहे थे, ये लोग क्या देते थे? खेतिहर गृहस्थों को ये ऊन देते थे, घी देते थे, ठीक है। घी बनता था आपके दूध से। ऊन जो है आपका, जैसे कि अगर आपका भेड़ है तो उससे ऊन भी निकलता था। और जो आपके खेतिहर गृहस्थ लोग थे, ये लोग अनाज देते थे इन्हें खाने के लिए, कपड़े देते थे, बर्तन देते थे। तो ये सारी चीज़ें ये लोग आदान प्रदान करते थे। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। तो आपके कुछ ऐसे जानवर भी रखे होंगे जिससे आपका सामान ढोने का काम भी करते थे आपके ये खाना बदोश, ठीक। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। तो एक ही जगह पे तो रहेंगे नहीं, अगर ये टहल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपका कुछ ना कुछ व्यापार भी करेंगे, ठीक। इसमें जो आपके महत्वपूर्ण थे ये थे बंजारा लोग, ठीक है। बंजारा लोग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। व्यापारी खाना बदोश यानी कि जो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमा करते थे। कौन सी जनजाति आपकी हो गई? बंजारा। उनका कारवां क्या कहलाता था? टांडा। याद रखना, कारवां मतलब एक साथ जो है बहुत सारे जो है बंजारा लोग क्या करते थे, एक साथ जो है वो अपना यात्रा व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे, सब एक साथ ही रहते थे। तो वो कारवां बोला जाता है। उनके कारवां को टांडा बोला जाता था, ठीक है। एक टांडा में कई परिवार होते थे। तो ये अपना कारवां लेके चलते थे, तो उसमें ढेर सारे परिवार होते थे। बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चों को भी अपने साथ लेकर के चलते थे, ठीक है। तो अपनी पूरी घर गृहस्थी लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। जब ये टहल रहे, जब इनका कहीं पे अस्थायी निवास नहीं है, तो ये अपना पूरा घर परिवार ही लेके चलेंगे, ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये बंजारों से क्या करवाता था? नगर के जो आपके इसके बाज़ार थे, अपने बाज़ार नियंत्रण प्रणाली देखी थी, किसने स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो बाज़ारों तक जो आपका अनाज पहुंचाया जाता था वो बंजारों के माध्यम से ही पहुंचाता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर में बेचते थे। संस्मरण यानी कि इन्होंने जहांगीर ने जहांगीरनामा शायद लिखी हुई है, तो इनकी खुद की जो है ये रचना है। तो उसमें बंजारों के बारे में इन्होंने लिखा है कि अपने बैलों पर अनाज ले जाकर के शहर में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे। यानी कि जब आपका सैन्य अभियान होता था तो मुग़ल सेना के लिए जो बंजारे थे ये खाद्यान्न की ढुलाई करते थे, यानी कि अन्न जो है ले जा करके सैनिकों के पास तक पहुंचाते थे। बंजारों के अलावा जो है कौन थे? फेरी वाले, भिक्षुक, नर्तक और गायक और अन्य तमाशबीन विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। तो ये इसके अलावा जो जैसे कि बंजारे आपके घूमने वाले थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उसी तरह से फेरी वाले थे, ये अपना सामान बेचने के लिए घूमते थे। भिक्षुक थे, जो आपके भिक्षुक भी जो है क्या करते थे? भीख मांगते थे, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। नर्तक और गायक थे, तो ये आप जगह जगह घूम घूम के नाच गाना दिखाते थे। और तमाशबीन कुछ तमाशे अपना दिखाते होंगे, ये लोग भी अलग अलग जगहों पे घूमा करते थे। अब देखिए समाज किस तरह से बदल रहा था, नई जातियाँ कैसे बनी, नई श्रेणियाँ कैसे बनी, किस तरह से ये सामाजिक परिवर्तन हुआ। आइए इसके बारे में देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, अब देखिए लोग पहले कम थे तो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ती नहीं थी। फिर जब आपकी जो है जनसंख्या बढ़ने लगी होगी, समाज में जो है और ज़रूरतें बढ़ने लगीं,
ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, तो नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ी। ठीक, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। तो देखिए, पहले तो आपका केवल वर्ण विभाजन था। ठीक है, वर्ण विभाजन था कि केवल 4 वर्ण होंगे। अब वर्णों के भीतर भी जो है छोटी छोटी जातियां उभरने उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच में भी नई जातियां सामने आई। ठीक है, ब्राह्मण पहले एक ही ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें भी जो है अलग अलग जातियां बन गई, ब्राह्मणों की भी अलग अलग जातियां बन गई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। कई जनजातियां ऐसी थीं, इनको जो है अपना जो जाति विभाजित समाज था इसमें शामिल करके इनको भी जातियों का दर्जा दे दिया गया। देखिए, पहले जो जनजातियां थीं वो आपके मतलब कि अलग अलग असमान विभाजन उनमें नहीं था, लेकिन अब उनको भी जो है जाति में शामिल कर लिया गया, उनको भी जाति का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कई जनजातियों को उनमें भी जो है आपकी जातियां बन गई, जनजातियां जिसमें पहले जाति नहीं हुआ करती थी। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी जैसे आपके सोनार हो गए, सोने का काम करने वाले, लोहार लोहे का काम, बढ़ई जो है आपके घर का फर्नीचर बनाने का काम, राजमिस्त्री घर को जोड़ने का काम, इन लोगों को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई कि सोनार भी एक जाति हो गई, लोहार भी जाति हो गई, बढ़ई की भी एक जाति हो गई और मिस्त्रियों की भी एक जाति हो गई। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने इनको भी एक जाति के रूप में मान्यता दी, क्योंकि जो है अब ज़रूरत पड़ रही थी लोगों की, इस वजह से। वर्ण की बजाय जाति जो है ये समाज के संगठन का आधार बनी। तो देखिए कैसे, पहले तो आपका वर्ण ही था, 4 वर्ण थे आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपके वैश्य और शूद्र। लेकिन अब जो है ज़रूरत जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो वर्ण की बजाय अब जातियों में विभाजन किया जाने लगा। अभी आपने देखा अलग अलग जातियाँ बना दी गई। ठीक है, तो समाज के संगठन का जो मुख्य आधार अब बन गई, क्या बन गई, आपका जाति बन गई। तो देखिए हम लोगों का सामाजिक परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो गया, वर्ण पहले था, अब वर्ण से क्या बन गई है, जाति बन गई है। ठीक है, जनजातियां भी आपकी जातियों में शामिल कर ली गई हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। पहले केवल क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन फिर जो है इसमें जो है नए नए राजपूत गोत्र जो है पैदा होने लगे, नए नए राजपूत गोत्र जो है बनने लगे। ठीक है, वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। तो देखिए ये जो आपके हूण हो गए, चंदेल हो गए, चालुक्य और कुछ और भी आपके जो इस तरह की जो आपके वंशावली वाले और भी जो आपके राजा थे, ठीक है, उन सब वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से भी कुछ जो है पहले जनजातियों में आते थे और बाद में राजपूत कुल ये मान लिए गए। तो पहले जो है ये क्या थी, जनजातियाँ, कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ जो है जो आपके ये सारे इस तरह के वंश थे, उनमें से कुछ आपके पहले जनजातियां थीं, लेकिन बाद में उनको राजपूत कुल मान लिया गया, क्योंकि उन्होंने भी अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए, तो उनको राजपूत मान लिया गया। ठीक है, पहले वो क्या थी, जनजातियां थीं। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने क्या किया, अनुसरण किया। यानी कि जिस तरह से आपके जनजाति लोग जो है राजपूत गोत्र में चले जा रहे हैं, ठीक है, राजपूत बन जा रहे हैं, तो उसी तरह से धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का क्या बन गई, हिस्सा बन गई। ठीक है ना। तो ये कई जनजातियां ऐसी भी थी जो पहले भी बन चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे और भी जनजातियां क्या कर रही थी, जाति व्यवस्था का हिस्सा बन जा रही थी। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। देखिए सारी जनजातियां जो है ये जाति का हिस्सा तो बन रही थी, लेकिन केवल कुछ प्रमुख जनजातीय परिवार ही थे जिनको शासक वर्ग में शामिल किया गया। लेकिन आपका जो बहुसंख्यक यानी कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे, जो बहुसंख्यक आबादी थी, उसमें उनको केवल छोटी जातियों में जो है शामिल किया गया। ठीक है ना, केवल कुछ प्रभुत्व वाले लोग ही थे जिनको जो है शासक वर्ग में शामिल किया गया जनजातीय परिवार को, लेकिन बहुसंख्यक आबादी यानी कि बहुत सारे लोग जो है किसमें, छोटी जातियों में ही शामिल हो पाए, जो आपके जनजातीय वाले थे। ठीक है, जो जातियों को नहीं मानते थे जनजातीय, उनको छोटी जाति में शामिल किया गया। दूसरी तरफ जो आपका पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। देखिए पंजाब में, सिंध में और उत्तर पश्चिमी जो आपका भाग है, उधर आपका अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के पीछे वाला भाग, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों वहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ रहती थी, उन्होंने पहले से ही क्या अपना लिया था, इस्लाम धर्म को अपना लिया था और वो जाति व्यवस्था को नकारते रहे। उन्होंने कहा कि हम केवल इस्लाम को मानते हैं। ठीक है, वो जाति व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं करते थे, पंजाब, सिंध और आपके उत्तर पश्चिमी सरहद वाले भाग जो आपके थे। ठीक है,
अब देखते हैं ये कुल, अभी आपका कुल वर्ड आया था ना, तो कुल क्या होता है? कुल जो है आपका परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। ठीक है ना, ये देखते हैं कि जैसे उनके उनके जो है पूर्वजों में कोई एक बहुत ही शक्तिशाली जो है बन गया था, क्या बोलते हैं, जनजाति नेता कोई बहुत शक्तिशाली था, तो उसी को मानते हैं कि जो है हम इसके कुल के जो है आगे के वंशज हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए जनजातियों के सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण, तो यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं, एक तो आपका गोंड का दिया गया है और एक आपका अहोम का दिया गया है। अब इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, किस तरह से ये जो है अपना राज्य स्थापित कर पाए, किस तरह से इनका सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो दो उदाहरण आपके दिए गए हैं सामाजिक परिवर्तन के। राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। देखिए जो जनजातियों ने अपने राज्य स्थापित किए, तो इनके बीच जो सामाजिक बदलाव हुए थे उसकी वजह से ये राज्य स्थापित कर पाए। ठीक है, हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण आपका गोंड का है, दूसरा आपका अहोम का है। तो आइए गोंड के बारे में जानते हैं। गोंड जो है ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, तो वनों में रहा करते थे। ये आपके गोंडवाना वाला क्षेत्र जो था आपका, वहाँ पे वे स्थानांतरीय कृषि यानी कि जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो जो आपका स्थानांतरीय कृषि है इसी को झूम कृषि कहा जाता है। ये क्या करते थे? झूम कृषि में क्या होता है कि ये एक जगह के जंगलों को क्या करते थे, काट करके साफ कर देते थे, उसे जला देते थे, फिर उसके बाद वहाँ पे ये खेती करते थे। ठीक है, और जब यहाँ की उर्वरता कम हो जाती थी तो इसको ये छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह पे जाते थे, वहाँ के जंगलों को काट करके उसे जला करके वहाँ पे खेती करते थे। इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ठीक है, जगह बदल बदल कर खेती करना। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। अभी हमने देखा कुल क्या होता है। ठीक है, तो कई आपके कुल थे कि इसमें देखा जाएगा कि फलाना गोंड के जो है हम वंशज हैं, फिर दूसरा कोई और महत्वपूर्ण रहा होगा उसके वंशज हम हैं। ठीक है, तो ये कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या फिर राय होता था। ठीक है, तो जो भी आपके कुल बनेंगे तो उनका कोई ना कोई राजा तो होगा ही। ठीक है, उस जनजाति का। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, अकबरनामा में ये लिखा हुआ है। अकबरनामा के बारे में भी हम लोगों ने एक साम्राज्य का विस्तार में हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर्स हमने देखे हैं उसमें हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये उल्लिखित है कि गढ़कटंगा में जो है आपका गोंड जो राज्य था उसमें 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। तो केंद्रीकृत कैसे हो रही थी? ठीक है, तो इसमें जो है ये पूरा का पूरा जो है आपका राज्य से साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे कि आपके जो राज्य थे ये गढ़ों में भी विभाजित थे। गढ़ क्या होता है? तो गढ़ जो है ये किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होता था। ठीक है, एक बड़ा राज्य होता था, वो अलग अलग गढ़ों में विभाजित था। ठीक है, अलग अलग गढ़ों में विभाजित होता था और ये एक गढ़ जो है किसी न किसी गोंड कुल के नियंत्रण में था। अभी आपने देखा ना, अलग अलग छोटे छोटे कुलों में विभाजित था। ठीक, गढ़ जो है फिर पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। तो ये जो गढ़ थे, पहले तो राज्य आपके गढ़ में डिवाइड थे, उसके बाद आपका आता था 84। ठीक है, 84 में क्या होते थे कि 84 गांवों को मिला करके एक 84 कहा जाता था, तो इसका नाम ही था 84। ठीक, उसके बाद 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था। देखिए, पहले राज्य थे, राज्य से आपके गढ़ बने, गढ़ को जो है 84 में डिवाइड किया गया था, 84 को बरहोत में डिवाइड किया गया था। बरहोत में क्या होता था कि बरहोत जो है ये 12 गांवों को मिला करके एक बरहोत बनता था, यानी कि 12 गांवों का एक बरहोत। तो आप इसका देख लीजिए विभाजन, राज्य। ठीक है, राज्य के बाद क्या था? आपका गढ़ था, राज्य के बाद गढ़, गढ़ के बाद 84 गांवों का समूह, और 84 क्या था? 84 गांवों का समूह था। फिर आपका बरहोत, बरहोत क्या था? 12 गांवों का समूह था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है किसका? गोंड महिला का। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। बड़े राज्यों के उदय में गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। अब देखिए, बड़े राज्यों के उदय ने, यानी कि अब आपके धीरे धीरे ये आपके बड़े राज्य हो रहे थे। ठीक है, इनकी व्यवस्था आपकी बताई गई कि केंद्रीकृत व्यवस्था बन रही थी, तो इनका चरित्र बदल गया। ये मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया।
अब पहले तो ये गोंड अपने आप को सबको एक समान मानते थे, लेकिन अब जिसका राज्य स्थापित हो गया, जो राजा जो शासन करने लगा, वो दूसरों को अब जो है बराबर नहीं मानता था। तो अब जो इनका समाज था, इनका परिवर्तन कैसे हुआ? पहले एक दूसरे को समान मानते थे, अब इनका सामाजिक वर्गों में विभाजन हो गया। ठीक है, क्यों विभाजन हो गया? क्योंकि इनके बड़े बड़े राज्य बनने लगे। ठीक, ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक शक्तिशाली बन गए। तो ब्राह्मण जो है, इन लोगों ने भी क्या किया, जो आपके गोंड राजा थे उनसे जो है भूमि प्राप्त की अनुदान में। ठीक है, उनसे जो है भूमि प्राप्त की और ये भी प्रभावशाली बन गए आपके ब्राह्मण लोग भी। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। अब देखिए, इन लोगों ने, गोंड राजाओं ने क्या ब्राह्मणों को भूमि अनुदान क्यों दिया था? ताकि अब इनको जो है राजपूत के रूप में मान्यता प्रदान कर दें। कौन? ब्राह्मण लोग। ठीक है, इसीलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नाम थी इसका क्या था? अमनदास था, लेकिन इसने उपाधि क्या धारण की? गढ़कटंगा। गढ़कटंगा का तो ये गोंड राजा था, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, नाम इसका अमनदास था, बाद में इसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। फिर उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। गढ़कटंगा का गोंड राजा कौन था? अमनदास। कौन सी उपाधि धारण की? संग्राम शाह की। और अमनदास का पुत्र कौन था? दलपत था। उसने चंदेल राजपूत राजा शालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ठीक है, दलपत की मृत्यु के बाद, दलपत की जो है कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, तो इसकी मृत्यु के बाद जो इनकी रानी थी दुर्गावती, इन्होंने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। तो वीर नारायण किसका पुत्र था? ये दलपत का पुत्र था और रानी दुर्गावती का पुत्र था। ठीक है, तो इसके नाम पर इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो है दलपत की मृत्यु हो गई थी कम उम्र में ही। आगे देखते हैं। 1565 में आशिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। अब देखिए, आशिफ खान जो है ये मुगल सेना का सेनापति रहा होगा। इसने जो है गढ़कटंगा यानी कि गोंड साम्राज्य पर हमला किया, जहाँ पे रानी दुर्गावती जो है शासन कर रही थी वीर नारायण के नाम पे। इसमें रानी दुर्गावती की हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। तो रानी दुर्गावती ने अपना समर्पण नहीं किया, आत्महत्या कर ली होगी। ठीक है, उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो उसका पुत्र भी मारा गया, इसमें रानी दुर्गावती भी मारा गई। और ये जो गढ़कटंगा था, ये एक समृद्ध राज्य था। ये क्या करता था कि हाथियों का व्यापार करता था दूसरे राज्यों के साथ। ठीक है, और इससे इसने काफ़ी अच्छा खासा धन भी कमाया था। तो यहाँ पे आसिफ खान को जो है ढेर सारे जो है सिक्के मिले और आपका ढेर सारे क्या मिले? हाथी भी मिले। ठीक है, और मुगलों ने गोंडों को हराने के बाद क्या किया? राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष जो है वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। अब देखिए, चंदर शाह ने ही बुलाया होगा आसिफ खान को लड़ाई करने के लिए, तो इसको जो है बाद में चंदर शाह को जो है, जो आपका कुछ हिस्सा था वो चंदर शाह को दे करके मुगल यहाँ से चले गए। ठीक है, ये आपके मुगलों का कहानी था। किसका कहानी था ये थी कहानी हमारे गोंड लोगों की कहानी थी। ठीक, अब देखते हैं अहोम किस तरह से जो है बसे, किस तरह से इनका राज्य स्थापित हुआ और क्या क्या चीज़ें की इन्होंने। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। देखिए, म्यांमार जो अभी वर्तमान में जो म्यांमार देश है, ठीक है, उस क्षेत्र से ये लोग क्या किए थे? जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाला क्षेत्र है, जिस इस समय असम वाला क्षेत्र है, वहाँ पर पे ये लोग आकर के बस गए थे। ठीक है, 13वीं सदी में उन्होंने भूइयाँ, और ये भूइयाँ क्या होता है? जो भूस्वामी होते हैं, जो वहाँ के भूस्वामी उस समय थे। ठीक है, जहाँ पे ये लोग आके बसे थे, वहाँ के जो भूस्वामी थे उनको भूइयाँ कहा जाता था। तो वहाँ के भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का इन्होंने दमन कर दिया। किसने? अहोम लोगों ने वहाँ की जो आपकी पुरानी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके नए राज्य की स्थापना की। किसने? अहोम लोगों ने। और कहाँ से आए थे ये? म्यांमार, वर्तमान का जो म्यांमार वाला क्षेत्र है वहाँ से आए थे। ठीक है, 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 ईस्वी में चुटियों पर और कोच हाजों 1581 में कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। वहाँ पे रहा होगा जो आपका वो उत्तर पूर्वी भारत वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इन दोनों राज्यों को जो है अहोम लोगों ने क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। तो वहाँ पे और भी जनजातियाँ रहती थी, उनको भी अपने अधीन कर लिया। किसने? अहोम लोगों ने। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आग्नेय अस्त्र मतलब आपके
गोला, तोप, बारूद इसका इस्तेमाल करते थे। कौन लोग? अहोम लोग। ठीक है, और इसी के बल पर इन्होंने एक बड़ा सा राज्य स्थापित कर लिया। 1660 आते आते वे उच्च स्तरीय यानी कि एकदम बेस्ट क्वालिटी का बारूद और तोप का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। कौन? अहोम लोग। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है पूर्वी भारत की जनजातियाँ। ठीक, यहाँ पे भी अलग अलग जनजातियाँ हैं। ये आपका अहोम का पूरा साम्राज्य था। इसमें आपका गारो, खासी, जयंतिया वाले भी थे। ठीक है, कचारीस हो गए, नागा जनजाति थी, मिरिस थी, चुटिया यहाँ पे है, डफलास है। ठीक, तो ये अलग अलग ढेर सारी जनजातियाँ थी। इन पर भी जो है ये आपका कोच देखिए, कोच पर भी इन्होंने नियंत्रण किया था। तो सब पर इन्होंने नियंत्रण करके एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। किसने? अहोम ने। ओके। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम आपका कौन सा एरिया है? तो ये गुजरात के नीचे वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, उधर से आपके कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। अब देखिए, 1662 में इन पर हमला हुआ था। मीर जुमला जो है उसका नेतृत्व कर रहा था मुगलों की सेना का। ठीक है, तो अहोमों पर इसमें हमला किया। इसमें अहोम लोगों की क्या हुई? पराजय हुई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रह सका। ठीक है, अहोम लोग वहाँ पे हार तो गए, लेकिन मुगल जो है वहाँ पर नियंत्रण जो है अपना रख नहीं पाए। अहोम राज्य किस पर निर्भर था? तो बेगार पर निर्भर था। अब बेगार क्या होता है? बेगार वो होता है कि लोगों से जबरी काम लिया जाना, जबरदस्ती काम लिया जाता है लोगों से, तो उसको बेगार बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बदले उनको पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम भी लिया जाएगा और उनसे पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, तो उसको बोला जाता है क्या? बेगार। तो अहोम राज्य जो था ये बेगार पर निर्भर था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अब ये भी आपको पॉइंट, पाइक क्या होते हैं ज़रूर ध्यान रखना। पाइक जो है ये वो लोग होते थे जिनसे जबरी काम लिया जाता था, यानी कि जिनसे बेगार करवाया जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था पाइक। ठीक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में जो पाइक होते थे, यानी कि ये पाइक कौन थे? जो ज़बरदस्ती काम जिनसे करवाया जाता था, वो लोग जो बेगार करते थे। तो प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में क्या भेजने होते थे? पाइक भेजने होते थे। तो इन्होंने जनगणना करके रखी थी। किसने? अहोमों ने जनगणना करके रखी थी कि जब तुम्हारे गाँव का नंबर आएगा तो तुमको इतने जो है पाइक भेजने पड़ेंगे काम करने के लिए। ठीक है। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल क्या हुए? टूट गए। देखिए, अहोम कुल अलग अलग आपके बन गए थे, लेकिन जब आपकी जनगणना की गई तो जहाँ पे आबादी ज़्यादा थी वहाँ से जहाँ पे कम आबादी थी वहाँ पर लोगों को भेजा गया, ढेर सारे लोगों को वहाँ भेज दिया गया। ठीक है, तो इससे जो है जो आपके अहोम के जो अलग अलग कुल थे, वंश के लोग एक जगह रहते थे तो उनको दूसरी जगह भेज दिया गया, कुछ लोगों को, कुछ लोग वहीं रह गए। तो इससे अहोम कुल जो है आपके टूट गए। अगला हमारा है 17वीं सदी के पूर्वार्ध तक लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। तो अहोम साम्राज्य में लगभग सभी वयस्क पुरुषों को युद्ध में जो है अपनी सेवाएं प्रदान करनी पड़ती थी। ठीक है ना, सेना में। दूसरे समय में वे क्या करते थे? जैसे जिस समय युद्ध नहीं हो रहा होता था उस समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण कार्य में या फिर अन्य कोई सरकारी काम यानी कि सार्वजनिक काम होता था उसमें जुटे रहते थे। ठीक है, तो या युद्ध होगा तो ये लोग सैनिक सेवाएं प्रदान करेंगे, नहीं तो आपका बांध निर्माण, सिंचाई व्यवस्था में, इन सब में जो है ये लोग क्या रहते थे? काम करते रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि चावल की खेती के नए तरीके किसने खोजे, तो जो आपके अहोम जनजाति थी, इन लोगों ने चावल की खेती के नए तरीके की खोज करी। ठीक है, यहाँ पे एक आपका फिगर दिया गया है आपके नागा जनजाति का। ये आपका कान का आभूषण है। ठीक है, ये लोग कान में पहनते हैं इस तरह का, दोनों कानों में। कबोई नागा जनजाति का ये आपका आभूषण है। तो ये याद रखना, केबोई जो है जनजाति कौन सी जनजाति है? नागा जनजाति है, मणिपुर में क्षेत्र में पाए जाते हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। कुल क्या होते हैं? हम लोगों ने अभी देखा कुल क्या होते हैं। ठीक है, तो कुल में ये भी विभाजित थे अहोम समाज। जैसे आपके गोंड भी आपके कुलों में विभाजित थे। अब देखिए, इनके जो कुल विभाजित थे इनको क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। खेल मतलब खेलना नहीं, इनके कुल को, जैसे ये कुल में विभाजित थे अलग अलग कुलों में, तो इनके जो कुल होते थे उनको खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे।
ठीक है, जैसे वहाँ पे भी आपने देखा था गढ़ थे, एक प्रत्येक जो है कुल जो है क्या करता था, गोंड में गढ़ों पर राज्य करता था। ठीक है, यहाँ पे जो है इनके पास एक कुलों को खेल कहा जा रहा है यहाँ पे अहोम समाज में, और इनके नियंत्रण में कई गांव होते थे, कोई एक जो आपका खेल होता था। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाती थी। किसानों को खेती करने के लिए जो जिस ग्राम समुदाय में वो रहते थे उनके द्वारा ज़मीन दी जाती थी, और समुदाय की सहमति के बगैर जो राजा वहाँ का होता था वो भी इसे वापस नहीं ले सकता था। यानी कि अगर आपका जो ग्राम समुदाय है उसने अगर सहमति नहीं दी है तो राजा भी किसान की ज़मीन छीन नहीं सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। देखिए ये आपके मलेशिया वाले क्षेत्र से आए थे, तो इनके भी अलग अलग जनजातीय देवता होते थे, और जो भी जनजातियाँ होती हैं उनके खुद कुछ न कुछ जनजातीय देवता होते ही हैं। ठीक है, तो उनकी उपासना पहले करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। अब देखिए ब्राह्मणों का प्रभाव वहाँ भी अहोम वाले साम्राज्य में भी पड़ा, और इससे मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। तो मंदिरों के लिए जो है राजाओं ने भूमि दान दिया, और ब्राह्मणों को रहने के लिए भूमि दान दिया। तो इसके बाद जो है शिव सिंह नाम का एक शासक था। ठीक है, शिव सिंह, इसके समय में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, कहाँ का, अहोम राज्य का। ठीक है, तो शिव सिंह के शासन में हिंदू धर्म आपका अहोम साम्राज्य का क्या बन गया, प्रधान धर्म बन गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अहोम राज्य का प्रधान धर्म हिंदू धर्म जो है किसके शासनकाल में बना, शिव सिंह के शासनकाल में। 1714 से 1744 तक इसने शासन करा। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अब देखिए कुछ लोगों की जैसे पुराने चीज़ों को जो ये फॉलो कर रहे थे उसको पूरा तो छोड़ नहीं देंगे, वो तो इनके अंदर रहेगी ही। ठीक है, ये हिंदू धर्म को अपनाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो पुरानी आस्थाएं थी, पारंपरिक आस्थाएं, उसका भी ये पालन किया करते थे। ठीक है, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर जो आपके कवि लोग होते थे, जो विद्वान होते थे, उनको भी जो है ज़मीन दी जाती थी दान में। नाट्य कर्म यानी कि जो आपका नाटक का काम होता था उसको भी प्रोत्साहन देते थे कौन, अहोम समाज के लोग। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया, यानी कि वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी अहोम वाली भाषा होगी, असम की भाषा। ठीक है ना, जो आपकी संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनका भी वहाँ पे अनुवाद किया गया। बुरुंजी, ये आप याद रखना, बुरुंजी नाम का एक ऐतिहासिक कृति है। इसको पहले अहोम भाषा में और फिर बाद में असमिया भाषा में इसको लिखा गया। तो बुरंजी क्या है, तो बुरंजी आपका है एक ऐतिहासिक कृति है वहाँ की। इसको पहले अहोम भाषा में लिखा गया, फिर आपके असमिया भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है अहोम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा सामाजिक परिवर्तन के बारे में, इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, क्या बात पता चलती है, हमने ये जो कहानी पढ़ ली पूरी, इससे क्या क्या पता चल रहा है कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, हमने देखा अभी जनजातियों से जातियां बनी, साम्राज्य बने। ठीक है ना, कई तरह से अलग अलग जातियां बन गई। तो ये आपका काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। ठीक, तो वर्ण आधारित समाज जो था आपका, जो जातियों में विभाजित हो गया। ठीक है, वो लोग और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ क्या था, आप ये आपने देखा कि उनके बीच टकराव भी हो रहा था, और एक दूसरे पर वो लोग निर्भर भी थे। ठीक है, तो एक दूसरे पर निर्भर भी थे कुछ चीज़ों के लिए, तो ये एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में भी आते रहते थे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। तो ये आपका जो आदान प्रदान हो रहा था एक दूसरे से जो है एक दूसरे पे निर्भरता जो थी, एक दूसरे से टकराव था, इसकी वजह से बदलाव प्रक्रिया हुई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। ठीक है, जीविका का मतलब देखिए आपको स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि कई लोग खेती करते थे, कई लोग पशुपालन करते थे। ठीक है, कई लोग अभी तक शिकार करते थे। तो इस तरह से अलग अलग जो है जीविकाएं इन लोगों ने अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। ये भी आपको बताया गया कि कई जनजातियां ऐसी थी जो है जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। ठीक है, कुछ लोगों को शासन में शामिल किया गया और कई जो है क्या रह गई, निचली जाति में ही शामिल की गई बहुत सारे लोग। लेकिन कई जो है जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। अभी आपको ये भी बताया गया कि जातियों में कई लोग शामिल हो गए, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को अपना लिया था।
ठीक है ना, इस्लाम को अपना लिया था। जो आपके सिंध आपका पंजाब वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, उधर वाले लोगों ने, कई लोग आपके इस्लाम को अपना लिया। तो ये इन्होंने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही क्या किया, नकार दिया था। ये भी आपकी जनजातियाँ ही थी। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। कुछ जनजातियां ऐसी थी जो आपके सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना भी की उन्होंने। जैसे आपने देखा, गोंड को देखा, अहोम को देखा, इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग आपके राज्य स्थापित किए। इस तरह वे राजनीतिक रूप से भी ताकतवर हो गए। ठीक है, इससे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए, जो आपके गोंड थे, उन्होंने भी क्या किया, उनका भी संघर्ष हुआ मुगलों से। ठीक है ना। किस मुगल शासक ने गोंड पर आक्रमण किया था, कमेंट करके आपको बताना है। मुगल शासक नहीं, मुगल आपका सेनापति कौन था, और किस मुगल सेनापति के नेतृत्व में आपके अहोमों पर आक्रमण हुआ था, इन दोनों को आपको बताना है। और किस सन में आक्रमण हुआ था, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये इन लोगों ने जब आपके राज्य बनाए जनजातियों ने, तो आपके जो और साम्राज्य थे, मुगल साम्राज्य थे, उन लोगों ने भी इनके साथ क्या किया, युद्ध किया। ठीक है, तो ये हमारा था सामाजिक परिवर्तन, किस तरह से जनजाति जाति में परिवर्तित हुई, किस तरह से आगे बढ़ी, और किस तरह से इनका युद्ध हुआ, और किस तरह से हारे जीते। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ये आप समझ में आया होगा, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देंगे सामाजिक परिवर्तन को। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो अभी करके तब जाइएगा। इसके अलावा वीडियो पे आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कमेंट करिए, या फिर कुछ भी आप जो लिखना चाहें। ठीक, तो वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर लर्निंग।